नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है। और इस लॉकडाउन के टाइम पे हम आप सबके लिए ऑनलाइन क्लासेस उपलब्ध करा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग इसके पिछले वाले वीडियो में सॉल्यूशन चैप्टर में आपने वेबर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन का एक दूसरा केस देखा था, जिसके अकॉर्डिंग हमने कुछ आपको न्यूमेरिकल्स भी बताया था। और इस बात को थोड़ा सा आप याद रखिएगा, जो बताने चल रहा हूँ आज की क्लास आपके लिए इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इस बात को समझिए कि आपके यहाँ अगर सॉल्यूशन चैप्टर में बोर्ड के दृष्टिकोण से अगर कोई क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनता है, तो जो आज मैं बताने चल रहा हूँ वो क्वेश्चन उन्हीं में से एक है। ये इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर बार लगभग जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एक प्रोफाइल बताते हैं। सबसे पहले एक हम ब्लॉक डायग्राम बना के आपको हम समझाते हैं कि इस वीडियो में आपको क्या क्या चीज मिलने वाला है। देखिए, इस वीडियो में आप सभी लोगों को मैं बताने वाला हूँ कि हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है उसके कितने टाइप होते हैं। मतलब हम सभी लोग इस वीडियो में ये सीखेंगे कि हाउ मेनी टाइप ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है, पहले तो मैं इसका एक ब्लॉक डायग्राम बता रहा हूं। जो हमारे पास सॉल्यूशन होता है ये क्लासिफाइड किया गया है कितने टाइप में? दो टाइप में। एक का नाम रखा गया है आइडियल सॉल्यूशन, दूसरे का नाम रखा गया है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ध्यान में रखिएगा, एक है आपके पास आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा आपके पास क्या है? नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। हम सभी लोगों को आइडियल सॉल्यूशन में क्या क्या पढ़ना है मैं उन टॉपिक्स को ही बता दे रहा हूँ। सबसे पहले ये आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, बात मेरी समझ में? यानी आइडियल सॉल्यूशन आपका ये है क्या, ये चीज आपको समझना है। दूसरी चीज, आइडियल सॉल्यूशन का हमारे लाइफ में आइडियल सॉल्यूशन का हमारे लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है। अगली बात ये आपको पढ़ना है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है हम उसको कैसे बनाते हैं, यानी प्रिपेयर कैसे करेंगे। अगली बात आप सभी लोगों को ये भी पढ़ना है कि जो आइडियल सॉल्यूशन है उसके कैरेक्टर्स क्या होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे। आप नेक्स्ट पॉइंट बोल सकते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने की कंडीशंस क्या होती हैं। और एक लास्ट आपको मैं बता रहा हूं, इस पूरे चैप्टर में आप ध्यान में रखिएगा, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आइडियल सॉल्यूशन के लिए आपको ग्राफ में बताऊंगा और फिर लास्ट आपके पास में जो बताने वाला है वो आपको बताऊंगा एग्जाम। ठीक है, तो आइडियल सॉल्यूशन से रिलेटेड आपको इतने टर्म्स ध्यान में रखने हैं कि हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है क्या, पहले ये जानो। फिर आइडियल सॉल्यूशन का इंपॉर्टेंस जानो, हम कैसे बनाएंगे ये जानिए, कैरेक्टरिस्टिक्स जानिए, कंडीशंस क्या होंगी, ग्राफ क्या होगा और उनके एग्जाम्पल क्या। मेरी बात समझ आ रही है आपको? बिल्कुल इसी तरह से हम जब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की स्टडी करते हैं तो हम इनको दो पार्ट में स्टडी करते हैं। एक आपका कहलाता है पॉजिटिव डेविएशन और एक कहलाता है नेगेटिव डेविएशन। इतनी बात समझ आ रही है? जो हमारे पास पॉजिटिव डेविएशन है ये भी एक टाइप का नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। तो आप एक काम करिए, नॉन आइडियल सॉल्यूशन को थोड़ा सा शॉर्टकट में लिखते हैं NIS, नॉन आइडियल सॉल्यूशन NIS। तो आप सभी लोगों को इनके बारे में समझना है। अब फिर से मेरा एक क्वेश्चन है, जब आप नॉन आइडियल सॉल्यूशन पढ़ेंगे तो उसमें क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे। नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए भी बिल्कुल वही सारे पॉइंट्स होंगे जो पॉइंट्स आइडियल सॉल्यूशन के होंगे। मतलब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में भी हम पहले पूछेंगे कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, फिर हम ये देखेंगे पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन होता क्या है। यानी सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि ये आपका है, ये पहला क्वेश्चन, बात मेरी समझ में? ध्यान में रखिए। दूसरा क्या है, इनके इंपॉर्टेंस क्या है, इनको हम कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे, कंडीशंस कैसे होंगे, ग्राफ कैसे होंगे, फिर एग्जांपल कैसे होंगे। और आपको मैं बता दे रहा हूँ, बोर्ड पेपर में
लगभग कई बार तो ऐसे ही पॉजिटिव डेविएशन टाइप के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, निगेटिव डेविएशन के एग्जाम्पल पूछ लेते हैं, कभी कभी आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में टू डिफरेंट पूछ लेते हैं। कभी ऐसा पूछा जा सकता है कि आइडियल सॉल्यूशन भी क्या है, आप इसका एग्जाम्पल बताइए, या आपको एग्जाम्पल दे देगा और आपसे कहेगा कि आप आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कैटेगराइज करिए, या आपसे ये कहेगा कि एग्जाम्पल दे कि ये आपसे पूछेगा कि कौन पॉजिटिव डेविएशन को शो करेगा, कौन नेगेटिव डेविएशन को शो करेगा। मेरे कहने का मतलब केवल इतना है कि इस टॉपिक में कई सवाल, कई क्वेश्चन छिपे हुए हैं, इसलिए ये टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और आप पूरा वीडियो देखिएगा, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और मैं ये प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे कि आपको जो मैं सॉल्यूशन का टाइप बताऊंगा, आइडियल सॉल्यूशन या नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इसका ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जो आपको समझ में नहीं आएगा। ये मेरा चैलेंज है। आप अच्छी तरीके से स्टार्टिंग से देखिएगा, आपको हर एक चीजें एकदम आसान लगेंगी। आपको लगेगा कि ये चीज मैं जानता था पर किसी ने मुझे सिर्फ ये बताया कि ये होता है। आपको ऐसा फील होगा कि ये चीज मुझे ऑलरेडी पता था पर हम नाम नहीं जानते थे, पर हम इसके आगे नहीं जानते थे कि यही आपके लिए है। तो ऐसा कुछ बनने वाला है इस वीडियो में, तो थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। बेहतर आइए देखते हैं कि आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन को या किसी भी सॉल्यूशन को हम बनाते कैसे हैं। पहले उनके कॉन्सेप्ट को समझें, उनकी मैकेनिज्म को समझें। जब आप इनकी मैकेनिज्म समझ जाएंगे तो आपको बड़े आसानी से आइडियल और नॉन आइडियल में फर्क समझ में आ जाएगा। जैसे हमारे पास सबसे पहले हम ये देखें, प्रिपरेशन मेथड ऑफ सॉल्यूशन। समझने की कोशिश करिएगा। जैसे आपको पता है, वैसे जनरली अगर आइडिया पता हो तो सॉल्यूशन को बनाने के लिए क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में क्या किया जाता है, मिलाया जाता है, तो आपको क्या मिल जाता है, सॉल्यूशन। ये तो एक कहने की एक बात है, लेकिन कैसे क्या क्या चीज होता है, मैं उन सारी चीजों को एक ब्लॉक डायग्राम बना के अच्छे से समझा रहा हूं, उन्हें अच्छे से देखिए। हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में क्या किया है, प्योर ए सब्सटेंस को रखा है और एक दूसरा कंटेनर लिया है जिसमें हमने प्योर बी सब्सटेंस को लिया है। ये आपके पास बी मतलब क्या है, ये आपके पास सॉल्यूट के लिए है और ए का मतलब क्या होता है, हमने किसके लिए लिया है, सॉल्यूट। इतनी बात समझ में। अब आप ये बताइए, अगर हम बी प्योर यहां रखे हुए हैं तो इसमें जो ये आपके पास होगा, इनके सरफेस पे अगर हम मॉलिक्यूल्स की बात करेंगे तो आप यही बताइए इनके सरफेस पे किस टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। तो आप बता सकते हैं कि इनके सरफेस पे बी और बी टाइप के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे और इनके सरफेस पे अगर हम ध्यान देंगे तो इनके सरफेस पे आप बता सकते हैं कि यहां पर ए टाइप के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे, राइट। आपको पता है कि ये भी एक टाइप का वोलेटाइल नेचर का है और ये भी एक टाइप का क्या है, वोलेटाइल नेचर का है। इसका मतलब ये भी वेपर बनाएगा और ये भी वेपर बनाएगा और इनका जो वेपर प्रेशर होगा, जैसे बी के लिए प्योर कंडीशन में वेपर प्रेशर क्या कहलाएगा, पी नॉट बी, जो एकदम से नोन वैल्यू रहेगी, और ये आपके पास ए के लिए क्या हो जाएगा, पी नॉट ए, जो एक प्रकार की नोन वैल्यू है। हम अगले कंटेनर लेते हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि हमारे सॉल्यूशन बनाने का मतलब क्या निकलता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाओ। तो यहां पर हम क्या करेंगे, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाएंगे। जब ये मिलाएंगे तो आप बताइए यहां पर जो ये बनेगा उसे तो हम सभी लोग क्या नाम देंगे, सॉल्यूशन। ये आपके पास क्या होगा, सॉल्यूशन। और इस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, जिसे हम किससे शो करेंगे, P से, और ये P बराबर कितना होता है, P नॉट A एक्स ए प्लस P नॉट B एक्स बी, ये सब होता है, ठीक है। हम इन्हीं के हेल्प से आज पूरी स्टडी करेंगे। आप इस बात पे याद रखिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम नहीं मिलाए हैं तो जो बात है वो बात कौन सी है, बिफोर की,
और जब मिला दिए हैं तो बात हम किसकी करते हैं, आफ्टर की। तो हम इसके बाद आपको पूरी की पूरी मैकेनिक्स समझाएंगे। आइए देखते हैं ये पूरी की पूरी जो कहानी अभी आपको मैंने बताया सॉल्यूशन कैसे बनता है, इसकी पूरी स्टोरी क्या है। सबसे पहले हम जो स्टोरी समझेंगे वो ये समझेंगे बिफोर मिक्सिंग, और आप सभी लोग क्या करेंगे, इनको अच्छे से लिखते जाइएगा। और फिर उसके बाद हम सभी लोग ये समझेंगे आफ्टर मिक्सिंग। ठीक है, बिफोर मिक्सिंग में क्या है, आप देखो हमारे पास क्या है, एक पोर्शन सॉल्यूट का है और एक पोर्शन क्या है, सॉल्वेंट का है। जो हमारे पास सॉल्यूट है उसमें आप सरफेस पर देखिए कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, बी और बी का। अगर आपसे मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछूं, यहाँ इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा होगा, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो किसके बीच में होगा, बी और बी के बीच में। और इस तरह के अट्रैक्शन फोर्स को हम सभी लोग यहाँ पे क्या बताएंगे, बी बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन। क्या नाम देंगे, बी बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन। जैसे हमने स्टडी किया सॉल्यूट का, बिल्कुल वैसे ही आप किसका बताएंगे, सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट में आप ध्यान दीजिए वहां ए टाइप का इंटरेक्शन है, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूं वहां पर आपके पास ए टाइप का क्या है, इंटरेक्शन। तो सबसे पहले हमने क्या चर्चा किया है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स कैसा। फिर ऐसे ही हम यहां पर एक थर्ड एक केस में आफ्टर का भी जिक्र करता हूं, कौन सा, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में ध्यान से देखिएगा तो वहां पे ए और बी के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा। अगर आप थोड़ा सा वहां पर देखेंगे तो आपको मिलेगा कि जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स होगा वो अट्रैक्शन फोर्स आपका किसके बीच में होगा, वो होगा ए और किसके बीच में, बी के बीच में। यानी हम अगर नाम इसका देना चाहें तो क्या बोल सकते हैं, ए बी टाइप ऑफ इंटरैक्शन। अच्छा, थोड़ा सा बात समझने की कोशिश करिए। अब हम फिर से एक बार बिफोर में आते हैं, और आप बिफोर वाली पूरी की पूरी बात आप तब समझेंगे जब आप उसको किससे रिलेट करेंगे, आफ्टर से। आफ्टर वाली बात आपको समझ में तब आएगी जब आप उसको किससे रिलेट करेंगे, बिफोर से। चलिए रिलेट करके देखते हैं। हम आफ्टर वाले में ध्यान से देखें तो वहां ए और ए के बीच में बी आ गया है, बी और बी के बीच में ए आ गया है। इसका मतलब क्या है, ये जो बी और बी के बीच में अट्रैक्शन है ये कहीं ना कहीं ब्रेक हो रहा है। और जब ये ब्रेक हो रहा है इसका मतलब क्या है, इसको हमको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करना पड़ेगा तो आप जानते हैं किसी भी चीज को ब्रेक करने के लिए, बॉन्डिंग को तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देने की जरूरत पड़ती है। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस सिचुएशन में आप बोल सकते हैं एनर्जी क्या हो रही होगी, अब्सॉर्ब हो रही होगी। और जहां पर भी एनर्जी अब्सॉर्ब होती है हम ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। ये सभी को पता है, पूरी दुनिया को। बिल्कुल वैसे ही सोचो कि ए और ए के बीच में यहाँ कौन आया है, बी। सॉल्वेंट में ए और ए के बीच में अट्रैक्शन, जब सॉल्यूट मिल गया तो ए और ए के बीच में कौन आ गया, बी आ गया। इसका मतलब ए और ए के बीच में भी ये अट्रैक्शन क्या हुआ, ब्रेक हुआ है। और यहाँ ब्रेक होने के लिए भी क्या होगी, एनर्जी क्या होगी, अब्सॉर्ब होगी। और जब एनर्जी यहाँ अब्सॉर्ब होगी, इस बात को याद रखिए, ये भी एक टाइप का कैसा प्रोसेस रहेगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। इसका मतलब क्या है कि अगर आप थोड़ा सा समझें, जो बिफोर वाला केस है ये चाहे सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में देखो चाहे सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में देखो, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, एंडोथर्मिक है। यहाँ बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। मेन चीज आपका यही है, यहाँ पर बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। अब आप जाहिर सी बात है, ब्रेक अगर होगा तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। अब कितनी एनर्जी चाहिए वो एक कैलकुलेटेड वैल्यू होगी, वो कुछ पता रहेगा अमाउंट। अब जैसे मान लीजिए हम आफ्टर की बात करते हैं, थोड़ा सा समझो। तो यहां पर ए और बी के बीच में कहीं ना कहीं बॉन्डिंग बन रही है। जब यहाँ बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो यहाँ एक नया बॉन्ड क्या हो रहा है,
बन रहा है। तो हम सभी लोग ये कह सकते हैं कि इस आफ्टर वाले केस में न्यू बॉन्डिंग फॉर्म। अच्छा, कोई भी नया बॉन्ड अगर बनता है तो वहां पे क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो हम सभी लोग कहते हैं उसे बॉन्ड एनर्जी। अगर याद हो तो आप सभी लोग उसे क्या नाम देते हैं, बॉन्ड एनर्जी। अब कितनी एनर्जी रिलीज होती है वो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं, और जब एनर्जी रिलीज होती है तो ये एक टाइप का कैसा प्रोसेस रहेगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस रहेगा। तो अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब मैं पूरे उसके मैकेनिज्म को यहाँ पे लिख दिया, एक छोटी सी 2 मिनट में बता दे रहा हूं। कुल मिला के आप समझिए, जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाया जाता है तो पुराने बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड बनते हैं। पुराने बॉन्ड को टूटने में एनर्जी की जरूरत होती है, जिससे हम कहते हैं कि पहले वो प्रोसेस एंडोथर्मिक होगा, और जब नया बॉन्ड बनता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है, यानी लास्ट में हम बोलते हैं वो एक एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि यहाँ एनर्जी क्या होती है, रिलीज। हमको सबको इन्हीं के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन मैंने किया था आइडियल और नॉन आइडियल, इनको बताना है। अब आपको मैं आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, मैं उसका एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूं और आप उसे अच्छी तरीके से देखिए। अब आप बिल्कुल इसी तरह से समझिएगा कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है, जिसको हमने 2 टाइप में कैटेगराइज किया था, एक आपके पास था आइडियल और एक आपके पास क्या था, नॉन आइडियल। बात को समझने की कोशिश करिए। अब ये क्यों क्लासिफिकेशन किया गया होगा, आपको फॉर्मेशन ऑफ सॉल्यूशन समझ में अगर आया है तो अब इसमें बोल सकते हैं क्या, ऑन द बेसिस ऑफ इंटरएक्शन before and after, before and after there are 2 type of solution। बात मेरी समझ है, इंटरेक्शन बिफोर और आफ्टर के बेस पर हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। एक का नाम आपके पास क्या है, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन। दूसरे का नाम आपके पास क्या है, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। और आपको हम अगर इनकी डेफिनेशन बताएं तो आप ऐसा बोल सकते हैं, आइडियल सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बिफोर और आफ्टर ये सारी बातें एक जैसी हो, एक दूसरे के इक्वल। एक दूसरे के इक्वल होने का मतलब क्या है, आप समझिए जितने अमाउंट में यहां एनर्जी क्या हो रही थी, बिफोर में एब्जॉर्ब हो रही थी, उतने अमाउंट में एनर्जी क्या होनी चाहिए, आफ्टर में रिलीज होनी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आप समझिए उस सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अब आप खुद सोचो, जब वो एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा तो कहीं ना कहीं मन में आ रहा है टेम्परेचर बढ़ा होगा, एनर्जी रिलीज करेगा तो टेम्परेचर क्या होगा, घटा होगा। जितना टेम्परेचर बढ़ा उतना ही क्या हो जाना चाहिए, घट जाना चाहिए। और ऐसा होने का मतलब क्या है कि कुल मिला के जो भी सॉल्यूशन बने उसका टेम्परेचर कभी चेंज नहीं होना चाहिए। ये इसका लॉजिकल पॉइंट है। उसका जो टेम्परेचर है वो कैसा होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या नाम देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। ये एक पहला तरीका है। दूसरा आपके पास नॉन आइडियल, जस्ट इसका अपोजिट होगा। बिफोर की बातें आफ्टर के इक्वल नहीं, यानी आप ये बोल सकते हैं जितने अमाउंट में इसने एनर्जी अब्सॉर्ब किया है जरूरी नहीं है कि वो उतने अमाउंट में एनर्जी क्या करेगा, रिलीज करेगा। यानी आप बोल सकते हैं एनर्जी जो कैसी है, अब्सॉर्ब है, वो नहीं इक्वल होगी किसके, एनर्जी रिलीज के। और जब ऐसा नहीं होगा इसका मतलब क्या है, मान लो अगर
ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इसने अब्सॉर्ब किया, रिलीज कम किया, तो हम फाइनली कहेंगे टेम्परेचर क्या है, बढ़ गया। अगर ज्यादा एनर्जी रिलीज कर दिया, अब्सॉर्ब कम किया था, तो हम कहेंगे टेम्परेचर कम हो गया है। मतलब कुल मिला के ये है कि इस टाइप के सॉल्यूशन का जो टेम्परेचर होगा वो बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, पर कांस्टेंट नहीं रह सकता। इस टाइप के सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो अभी आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों को हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छी तरीके से आइडियल सॉल्यूशन को। उनको भी आप अच्छी तरीके से समझिएगा, आइडियल सॉल्यूशन होता क्या है, उनकी क्या क्या कंडीशंस होती हैं, एग्जांपल्स क्या होते हैं, क्या हम आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो किन कंडीशन बना सकते हैं, आइए हम उनके बारे में चर्चा करते हैं। ये चीज आपको उम्मीद है समझ में आएगी, इसे नोट डाउन कर लीजिए। देखिए इसके बाद आप सभी लोगों को अभी मैंने थोड़ा सा एक चर्चा किया कि आखिरकार आइडियल और नॉन आइडियल का कॉन्सेप्ट कैसे आया, क्यों आया, तो ये सारी कहानी आपको मैंने अभी बताया। अब आपकी जो स्टडी है वो कहीं ना कहीं एक टाइप के सॉल्यूशन पे होना चाहिए। हम जो अब बताने चल रहे हैं वो केवल तो केवल किस टाइप के सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे, आइडियल सॉल्यूशन की चर्चा करेंगे। तो जैसे मैंने कहा आपसे, आइडियल सॉल्यूशन का पहला जो कैरेक्टर था वो क्या था, अब्सॉर्ब एनर्जी मस्ट बी इक्वल रिलीज एनर्जी। मैंने यही बोला था। इसी का जो कंक्लूजन निकला था वो कंक्लूजन ये निकला था कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। मेरी बात समझ में आया। अब आपको हम आइडियल सॉल्यूशन की एक डेफिनेशन और देते हैं जो आपकी बुक में लिखा गया है, क्या, सॉल्यूशन which follow राउल्स लॉ। आपको मैंने राउल्स लॉ बताया है, ऐसा कोई सॉल्यूशन जो राउल्स लॉ को क्या करेगा, फॉलो करेगा, दैट इज आइडियल सॉल्यूशन। हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन कहते हैं। बात मेरी समझ में? हाँ, इसके अपोजिट आप नॉन आइडियल भी बोल सकते हैं, जो राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करेगा वो नॉन आइडियल होगा, पर अभी हम उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। हम अभी केवल तो केवल किसकी चर्चा कर रहे हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अब आपको मैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस बता रहा हूँ, कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रहा हूँ जो पेपर में कभी कभी पूछा जाता है। जैसे अगर आपसे पेपर में ये पूछ दिया कि आप एंथैल्पी चेंजिंग बताओ, ध्यान दीजिएगा, अब जो क्वेश्चंस मैं बोल रहा हूं उन्हें ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है कि आप वॉल्यूम चेंजिंग बताओ। क्वेश्चन में आपसे ये पूछा जा सकता है एंट्रोपी चेंजिंग बताओ। ऐसा भी हो सकता है कि आपसे पूछा जा सकता है फ्री गिब्स एनर्जी चेंजिंग बताओ। इनको अभी मैं ऐसे लिख रहा हूं कि मैं सिंबल वाइज लिख दूंगा। फिर एक क्वेश्चन और भी पूछा जा सकता है, अक्सर पूछता रहता है, आपसे ये पूछा जा सकता है वेपर प्रेशर, या फिर इसी के साथ हम जोड़कर बता सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इन सारे पॉइंट्स को मैं एक एक करके एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनमें से कुछ को तो मैं यहीं पे बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट रहेगा, जैसे वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इसको मैं अभी अच्छे से बताऊं। जैसे एंथैल्पी चेंजिंग की बात है, जैसे मैंने आपको बोला कि जितनी हीट अब्सॉर्ब होगी उतनी हीट क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यानी फाइनली आप बोल सकते हैं जो एंथैल्पी चेंजिंग होगी मिक्सिंग होने के बाद, वो कहीं ना कहीं कितनी होगी, जीरो, क्योंकि जितना ही एब्सॉर्ब कर रहा है उतना ही क्या कर दे रहा है, रिलीज कर रहा है। तो एंथैल्पी चेंजिंग मिक्सिंग क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। वॉल्यूम चेंजिंग मिक्सिंग अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। हाँ, ये दो टर्म्स ऐसे हैं जो सभी टाइप के सॉल्यूशन के लिए फिक्स हैं। जैसे अगर आपसे कहा जाए एंट्रोपी चेंजिंग क्या होगी, तो आप बोल सकते हैं एंट्रोपी चेंजिंग आपकी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि मुझे पता है कि एंट्रोपी चेंजिंग का मतलब क्या है, एंट्रोपी। एंट्रोपी का मतलब क्या होता है, डिस्टर्बेंस। अब आप खुद सोच लो कि यहां पर जितना मोल लिया जाएगा वहां पर भी कुछ और मोल लिया जाएगा, दोनों को मिला दोगे तो क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी।
आप ये बात याद रखिए, दुनिया में किसी भी टाइप का सॉल्यूशन बढ़ाया जाता है तो वहां पे एंट्रोपी चेंजिंग क्या होती है, हमेशा बढ़ती है। एंट्रोपी का मतलब ही होता है नंबर ऑफ मेंबर्स। खुद सोच लो, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में मेंबर्स जो हैं उनको कंपेयर करिए सॉल्यूशन से तो आपको कम ही मिलेगा। यानी जब सॉल्यूशन बनता है तो मेंबर्स क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, और मेंबर्स बढ़ रहे हैं तो 100% आप बोल सकते हैं कि इसका एंट्रोपी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए आप याद रखिए डेल्टा एस इसका बढ़ेगा, और बढ़ने का मतलब क्या है कि इसका जो डेल्टा एस होगा वो कहीं न कहीं मोर देन क्या होगा, जीरो होगा। जीरो नहीं होगा, मोर देन क्या होगा, जीरो होगा। इस बात को आप याद रखेंगे। और हाँ, ये भी चीज ध्यान दीजिएगा कि किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए अवेलेबल है। अच्छा, फ्री गिव्स एनर्जी चेंजिंग का मतलब क्या है, इससे हमको पता चलता है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कि नॉन स्पॉन्टेनियस है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, चीनी और पानी को मिलाइए तो कुछ मिनट बाद वो आपस में क्या हो जाते हैं, मिल जाते हैं, वो अपने आप मिल जाते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर को बनाने के लिए हमें किसी बाहरी इंस्ट्रूमेंट की कोई जरूरत पड़ती नहीं है। वहां हम दो चीजों को, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आपस में मिलाते हैं, वो अपने आप ही मिल जाते हैं। इसका मतलब वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है। और कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है उसका गिव्स फ्री एनर्जी का चेंजिंग हमेशा किस साइन में रहता है, नेगेटिव। और नेगेटिव साइन का मतलब जीरो से कम, इसलिए आप याद रखिएगा लेस देन क्या रहेगा, जीरो रहेगा। इस बात को थोड़ा सा आप समझिएगा। ये जो दो पॉइंट्स आपको मैंने बताया है, ये दोनों के दोनों पॉइंट किसी भी टाइप के सॉल्यूशन के लिए हमेशा क्या रहेंगे, सत्य रहेंगे, हमेशा सही रहेंगे। एंट्रोपी चेंजिंग हमेशा बढ़ेगी और गिव्स फ्री एनर्जी चेंजिंग हमेशा नेगेटिव रहेगी फॉर एनी टाइप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉल्यूशन एज वेल एज जो भी आप पूछ सकते हैं, कोई भी एग्जांपल। अब मैं जो आपको बताने चल रहा हूं उसे ध्यान दीजिएगा। वेपर प्रेशर और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन। जैसे अगर हम यहां पर ध्यान में रखें, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, ये कुछ आपको मैंने पॉइंट्स बताए, इन्हें आप नोट डाउन किए रहिएगा क्योंकि बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये मानकर चलिए कि अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है, अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में कोई चेंजिंग नहीं होगी, नो चेंजिंग। अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो किसी भी प्रकार का कोई चेंजिंग नहीं होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम यहां पर देखें बी और बी टाइप का अट्रैक्शन था, एक अट्रैक्शन ए और ए टाइप का था, एक अट्रैक्शन ए और किसका था, बी टाइप का। ये सॉल्यूशन का था, ये सॉल्वेंट का था और ये सॉल्यूट का था। और मैं कह रहा हूं सभी के सभी अट्रैक्शन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो आइडियल सॉल्यूशन को कुछ लोग इस तरह से भी डिफाइन करते हैं कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स चेंज नहीं होता है बिफोर और आफ्टर। यानी आप बोल सकते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन फोर्स इज कांस्टेंट एज वेल एज बिफोर एंड आफ्टर। चाहे आप बिफोर की बात करिए चाहे आफ्टर की बात करिए, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं, आइडियल सॉल्यूशन। अब सबसे जबरदस्त क्वेश्चन क्या है, जबरदस्त क्वेश्चन आपका ये है, ये तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ, मेरा क्वेश्चन है वेपर प्रेशर। अब आपसे फिर से एक मैं क्वेश्चन पूछूं कि वेपर प्रेशर अगर आपको याद हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पर डिपेंड करता था। जब यही नहीं चेंज हो रहा है तो वेपर प्रेशर भी चेंज नहीं होगा। अब इसका मतलब क्या है, जैसे अभी आपने वेपर प्रेशर का जो फॉर्मूला लिखा है P नॉट A x A और P नॉट B x B, यहाँ बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है और आज मैं उस कंफ्यूजन को दूर कर रहा हूँ। किताब में लिख दिया गया है कि हम इनको जब कैलकुलेट करते हैं और इनके जब इक्वल करते हैं, ये एक दूसरे के इक्वल होते हैं, या पी ए इज इक्वल क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, पी बी इज इक्वल क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। ये पिछले वीडियो के सारे फॉर्मूले में ध्यान दीजिएगा। यहां पर आइडियल सॉल्यूशन में आप बोल सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, इनका जब सम करेंगे वो पी के ही बराबर होगा। तो कुल मिला के मेरे कहने का मतलब क्या, वेपर प्रेशर का भी क्या रहेगा, ये भी कांस्टेंट रहेगा, ये चेंज होने वाला नहीं है। हाँ, इसको और भी अच्छे से मैं समझा रहा हूं, थोड़ा सा आप अच्छी तरीके से देखिए कैसे होता है। देखिए वास्तव में क्या है, हम सभी लोग जानते हैं
कि वेपर प्रेशर को, जैसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है, इस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम मेजर कर सकते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट, बाय मैनोमीटर। वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा है? मैनोमीटर। अब मान लो हमने कोई सॉल्यूशन लिया था, उसका हमने क्या किया? वेपर प्रेशर मेजर किया। किसके हेल्प से मेजर किया? मैनोमीटर से। जो उसका वेपर प्रेशर आया है वो वेपर प्रेशर कहलाएगा मेजर वेपर प्रेशर, या हम उस वेपर प्रेशर को बोलेंगे ऑब्जर्व। कैसा? ऑब्जर्व। इतनी बात समझ में? ये आपके पास पहला टर्म। अब दूसरा मैं एक काम कर रहा हूं, मुझे पता है सॉल्यूट के लिए अगर देखो तो सॉल्यूट का मुझे मोल पता रहेगा। मैं जब बनाऊंगा सॉल्यूशन तो मुझे सॉल्यूट का मोल पता रहेगा कि मैं कितना मोल ले रहा हूं। सबको पता है सॉल्वेंट का भी मोल क्या होगा, पता रहेगा। यानी कुल मिलाकर ध्यान दीजिए NP और Na ये दोनों की दोनों कैसी वैल्यू होंगी? नोन वैल्यू होगी। मेरी बात समझ में? और अगर ये नोन वैल्यू है तो हम XA भी निकाल सकते हैं और XB भी क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। तो XA और XB एक टाइप की कैसी वैल्यू हो जाएगी? कैलकुलेटेड वैल्यू हो जाएगी। कैसी वैल्यू हो जाएगी? कैलकुलेटेड वैल्यू। इतनी बात समझ में आई आपको? जब XA या XB मिल जाएगा और हमें पता है प्योर कंडीशन में किसी का वेपर प्रेशर हो वो कांस्टेंट रहेगा, वो प्रॉब्लम में दिया रहेगा, ये भी एक टाइप की कैसी वैल्यू रहेगी? नोन वैल्यू रहेगी। बात ध्यान में रखिएगा, ये भी कैसी वैल्यू रहेगी? नोन। तो कुल मिलाकर आप देखो NB पता था, Na पता था, ये पता है, ये पता है। NB और Na के हेल्प से हमने XA और XB पता कर लिया। तो जरा एक बात बताइए, जो फॉर्मूला हमारे पास है P नॉट A XA P नॉट B XB, इनमें इन सभी को रख के क्या हम वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हैं। और ये जो वेपर प्रेशर कैलकुलेट होगा हम इसे कहेंगे कैलकुलेटेड वैल्यू। क्या बोलेंगे? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में? और अब मैं बता रहा हूं कि अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बराबर होता है मेजर्ड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, तो हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन को बताने का एक तरीका और भी है। क्या? कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन अगर किसके इक्वल हो जाए? मेजर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के, तो आप समझिएगा ऐसा सॉल्यूशन हमारा क्या सॉल्यूशन कहलाएगा? आइडियल सॉल्यूशन। कमाल की बात है, आप सभी लोग आइडियल सॉल्यूशन के सारे टर्म्स को समझे हैं, अच्छी तरीके से समझ रखे हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन को हम कई तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, एक एक करके मैं ओरल बता रहा हूं। आइडियल वो सॉल्यूशन होता है जो राउल्स लॉ को फॉलो करेगा। आइडियल सॉल्यूशन वो होता है जिसका वॉल्यूम मिक्सिंग क्या होगा? 0 होगा। एंथैल्पी चेंजिंग क्या होगा? 0 होगा। एंट्रोपी चेंजिंग किसी भी टाइप का सॉल्यूशन हो हमेशा 0 से ज्यादा होगा। गिब्स फ्री एनर्जी चेंजिंग हमेशा 0 से कम होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आइडियल सॉल्यूशन का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। आइडियल सॉल्यूशन का टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा, चाहे कैलकुलेट करके बताएं चाहे मेजर करके बताएं, वो एक दूसरे के क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे। हम ऐसे सॉल्यूशन को क्या नाम देते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। अब मैं जो बताने चल रहा हूं उसे आप समझिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन का एग्जाम्पल क्या है, कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल हो सकते हैं जो आइडियल सॉल्यूशन बन सकता है। यहां तक तो ये भी कहा गया आइडियल सॉल्यूशन को बनाने के लिए मॉलिक्यूल्स की साइज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, पर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए हम बोलते हैं कि कोई भी चीज इस दुनिया में आइडियल नहीं है। आइडियल सॉल्यूशन हमारे लाइफ में पॉसिबल नहीं है, इस बात को भी याद रखिए। लेकिन लगभग आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। और हाँ, एक चीज और, इसमें 2 पॉइंट और बना हुआ है। एक एग्जाम्पल एक बचा है और एक आपके पास बचा हुआ है इनसे रिलेटेड ग्राफ। अगर सबसे पहले मैं ग्राफ की चर्चा करूं तो ग्राफ तो आप सभी लोगों को सबको पता होना चाहिए। ग्राफ में अगर आप ध्यान देंगे तो ग्राफ तो ऐसे सबको पता होगा। जैसे इसके पहले वाले केस में जब हमने वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन के लिए ग्राफ जो बनाया था वही है।
वहां पे मैंने कुछ इस तरह का ग्राफ बनाया था, अगर आपको याद हो 0 1 0 1 P था। अगर आपको याद हो यहां पर आपने लिखा था P नॉट B, यहां पर आपने लिखा था P नॉट A, ये स्ट्रेट लाइन गया था। फिर उसके बाद आपने यहां पर ग्राफ बनाया था PB के रेस्पेक्ट में, ऐसा ग्राफ बनाया था PA के रेस्पेक्ट में। ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है ये आपका किसका होता है, आइडियल सॉल्यूशन। किसका ग्राफ होता है, आइडियल सॉल्यूशन। अब इसके बाद हम आते हैं, ये तो हमने किसकी चर्चा किया, ग्राफ का, इसको कैसे बनाया जाता है इसके पिछले वीडियो में आपको बताया गया है। अब आपको हम एग्जांपल बताते हैं आइडियल सॉल्यूशन आपका कैसे बनता है। देखिए सबसे पहली बात तो आपको मैंने ये बताया कि वास्तव में हम आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते, अपने रियल लाइफ में हम आइडियल सॉल्यूशन को कभी नहीं पा सकते। बात ध्यान दीजिएगा। हाँ, आइडियल सॉल्यूशन लगभग बना सकते हैं, 100% कभी नहीं बना सकते, याद रखिएगा, लगभग बना सकते हैं। और बनाने के लिए भी एक बात बोला गया है, कुछ एग्जांपल मैं बता दे रहा हूं। ऐसा लिखा जाता है कि ऑल डाइल्यूट सॉल्यूशन, जितने डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो एक टाइप के आइडियल सॉल्यूशन। मेरी बात समझ में आई आपको? अच्छा, और एक एग्जांपल बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर कोई सॉल्यूशन ऐसा है जिसमें पोलर नेचर क्या है, सेम है फॉर एवरी कंपोनेंट, उस सॉल्यूशन को बनाने में जितने कंपोनेंट्स लगे हुए हैं अगर सबका पोलर नेचर सेम है तो वो एक लगभग क्या माना जाता है, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे अगर मैंने यहां एक बेंजीन लिया C6H6, ये एक टाइप का हाइड्रोकार्बन, क्या है, हाइड्रोकार्बन। अगर मुझे आइडियल सॉल्यूशन लेना है, ये हाइड्रोकार्बन है तो अगला भी क्या होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन हो। जैसे C6H5CH3 जिसे हम टॉलुइन कहते हैं, बेंजीन कहते हैं। जब कभी भी आप न्यूमेरिकल लगाएंगे इसका सबसे ज्यादा एग्जांपल पाएंगे, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है बेंजीन और टॉलुइन का, सबसे ज्यादा आपको एग्जांपल मिलेगा। अब मेरे कहने का मतलब क्या है, पोलर नेचर सेम होने का मतलब क्या है। जैसे आपने CH3OH लिया, ये एक एल्कोहल है, बिल्कुल इसी के लगभग इसके अगला वाला जो एल्कोहल है C2H5OH, ये एक टाइप का क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन। यहां पर आप बात ध्यान दीजिएगा, ये एल्कोहल है, ये भी क्या है, एल्कोहल है, दोनों का पोलर नेचर क्या है, सेम है। हाँ, एथिल एल्कोहल की साइज थोड़ी सी बड़ी है, पर हम उस साइज को थोड़ा सा इग्नोर करते हैं, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। अगर आप सबसे कहीं ये कहा जाता है कि CH3OH का हम C4H9OH के साथ मिलाएं तो क्या आइडियल सॉल्यूशन बनेगा, तो आपका जवाब होना चाहिए नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ साइज में थोड़ा सा फर्क तो समझ में आता है, लेकिन साइज में यहाँ बहुत बड़ा फर्क आ रहा है, और बहुत बड़ा अगर फर्क आ जाएगा तो आइडियल सॉल्यूशन नहीं होगा। इसलिए ऐसा कहा गया कि जिस पोलर नेचर का आप जिस फैमिली का लेंगे उसके अगला वाला जो है लगभग उसके साथ क्या रहता है, आइडियल सॉल्यूशन। जैसे मान लीजिए आपने हैलोजन का एग्जांपल लिया, तो मान लो यहाँ पे CH3 CH2, मैंने Cl लिया है, राइट, और इसी का साथ में हम CH3 CH2 हम क्या ले सकते हैं, Br ले सकते हैं। बात थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। अब अगर आप ये सोचते हैं ये दोनों चीजें मिलेंगी तो आपके पास क्या बनाएंगे, आइडियल सॉल्यूशन। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं CH3 CH2 Cl और CH3 CH2 I क्या आइडियल सॉल्यूशन बनाएगा, भाई ये तो सेम है ना, लेकिन Cl और I के बीच में साइज का बहुत बड़ा डिफरेंट है, और साइज का जब डिफरेंट ज्यादा हो जाएगा तो वो आइडियल सॉल्यूशन नहीं बनाएगा। इसलिए आपको मैंने बताया भी था पहले कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए क्या है, साइज भी लगभग क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। 100% तो सेम होती नहीं है, लेकिन फिर भी हम लगभग क्या कर लेते हैं, सेम कर लेते हैं। तो आपको आइडियल सॉल्यूशन बनाने की कंडीशन समझ में आई कि आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए आप ये समझो फैमिली क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, पोलर नेचर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मतलब अगर एक हाइड्रोकार्बन ले रहे हो तो दूसरा भी हाइड्रोकार्बन लो, एक एल्कोहल ले रहे हो तो दूसरा भी एल्कोहल लो, एक अगर यहाँ पे हैलोजन है तो दूसरा भी हैलोजन लो।
हाँ, इतना आप डिफरेंट मत करिए साइज में। हाँ, ऐसा कहा जाता है कि अल्टरनेट मॉलिक्यूल्स जो है लगभग आइडियल जैसा व्यवहार करते हैं। ये मैंने एग्जांपल बताया है, ये ग्राफ बताया है, इन्हें अच्छे से नोट करिए और मुझे उम्मीद है आपको आइडियल सॉल्यूशन समझ में आया होगा।